नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आइए जो हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे भूगोल पीजीटी बीपीएससी के लिए, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शीर्ष दीवार हेड वॉल निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका एक भाग है। तो शीर्ष दीवार जो है वो किस स्थलाकृति का भाग है। ऑप्शन है सर्क, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, लटकती घाटी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो जो शीर्ष दीवार है ये सर्क स्थलाकृति का भाग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सर्क स्थलाकृति। ये आराम कुर्सी भी इसे बोलते हैं, आराम कुर्सी, आराम कुर्सी स्थलाकृति। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर.एस. हैरिस ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हैरिस जो है वो ज्वार भाटा से संबंधित कौन से सिद्धांत दिए थे। ऑप्शन है स्थैतिक तरंग, स्टेशनरी वेव थ्योरी, संतुलन सिद्धांत, इक्विलिब्रियम थ्योरी, गतिक सिद्धांत, डायनेमिक, प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। तो हैरिस का कौन सा है। देखिए हैरिस का जो है वो स्थैतिक तरंग सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्थैतिक तरंग सिद्धांत जो है ये हैरिस का है, स्टेशनरी वेव थ्योरी। संतुलन सिद्धांत जो है ये न्यूटन का है, न्यूटन का संतुलन सिद्धांत है। गतिक सिद्धांत जो है ये लाप्लास का है, ये लाप्लास का है गतिक सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत वेवेल का है, वेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत है। स्थैतिक तरंग सिद्धांत हो गया हैरिस का, संतुलन सिद्धांत न्यूटन का, गतिक सिद्धांत लाप्लास का, प्रगामी तरंग सिद्धांत वेवेल का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निकोबार द्वीप। अब निकोबार द्वीप कितने द्वीपों का समूह है। ऑप्शन है 12 द्वीपों का समूह है, 21 द्वीपों का समूह है, 22 द्वीपों का समूह है, 19 द्वीपों का समूह है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है। जो निकोबार द्वीप समूह है ये 21 द्वीपों का समूह है, 21 द्वीपों का समूह। इसमें से कुछ द्वीप जो हैं, जैसे इसमें से जो 13 द्वीप हैं वो आवासित हैं, 13 द्वीप जो हैं वो आवासित हैं। इस पे मतलब लोग निवास करते हैं। इसमें जैसे कि देखा जाए तो कार निकोबार, कार निकोबार है, चौरा है, चौरा, ये सब द्वीप हैं निकोबार का। टरेसा, टरेसा, ओमपोक, ओमपोका, ओमपोका है, कोमार्ता है, त्रिकंठ है, त्रिकंठ, ये सब वहाँ के द्वीप हैं। कोंडुल है, ठीक, ऐसे ऐसे सब वहाँ के द्वीप हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है। तो वर्षा वाले समय में दोपहर के बाद पूछ रहा है, तो दोपहर के बाद
ऑप्शन पहले देख लीजिए, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्व में, क्योंकि जब सूर्य पश्चिम में होता है तो जो है इसके विपरीत इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ये जब वो दोपहर में पश्चिम में आ जाएगा तो पूर्व में दिखाई देगा। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मंगल, मार्स तथा बृहस्पति, जुपिटर ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन है अवांतर ग्रह, एस्टेरॉयड, निम्न ग्रह, इन्फीरियर प्लैनेट, उच्च ग्रह, सुपीरियर प्लैनेट, पुच्छल तारे, कॉमेट्स। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अवांतर ग्रह, एस्टेरॉयड इसे बोलते हैं। इसे क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन है 1965, 1970, 1972, 1980। 6 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1972। 1972 में अधिनियम लागू हुआ था। देखिए, सब प्रश्न लाने का मतलब ये था कि टीजीटी में जो प्रश्न पूछा था इसी हिसाब से प्रश्न पूछा था, एकदम नॉर्मल। तो पेपर बहुत कठिन नहीं बनाएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए सब प्रश्नों को मैं लाया हूँ। क्योंकि जो कठिन प्रश्न है उसको सब लोग कर ले रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्रश्न है उसको भूल जा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री। तो जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? मैकिंडर, हार्टसन, मार्टोनी, डिमांजिया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ये कौन लिखा था? तो ये है मैकिंडर की। किसकी? मैकिंडर की। ये इनकी पुस्तक जो है 1904 की, जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री। इसे हिंदी में बोलते हैं इतिहास की भौगोलिक धुरी। पीरियड मतलब धुरी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पूर्व का द्वार कहा जाता है? गेटवे ऑफ द ईस्ट। तो कौन है पूर्व का द्वार? ऑप्शन है मनीला, सिंगापुर, कुआलालंपुर, जकार्ता। तो इसका सही ऑप्शन है पूर्व का द्वार जो है वो सिंगापुर को कहते हैं। इसे पूर्व का द्वार कहते हैं, सिंगापुर को। ये छोटा द्वीपीय देश है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है। तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत क्या है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। प्रश्न नंबर 9 का सही ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक मिजोरम में है। मिजोरम में। केंद्र शासित की अगर बात करें तो है लक्षद्वीप। केंद्र शासित में लक्षद्वीप है 94.8, इसमें है 94.4।
चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10। विश्व में कहवा के 3 अधिकतम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है ब्राज़ील, आइवरी कोस्ट, इथोपिया तथा कोलंबिया। ब्राज़ील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट तथा इथोपिया। कोलंबिया, ब्राज़ील, इथोपिया, आइवरी कोस्ट। ब्राज़ील, कोलंबिया, इथोपिया, आइवरी कोस्ट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील, कोलंबिया, इथोपिया, आइवरी कोस्ट। विश्व में कहवा के 3 अधिकतम उत्पादक यही हैं। चलिए अगला देखते हैं। सूची को मिलाना है प्रश्न नंबर 11 का। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। देखिए इसमें है धान का देश म्यांमार, पगोंटा का देश मलेशिया, रबर का देश थाईलैंड, पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर। तो आइए इसको मिलान करते हैं। ये है ऑप्शन देख लीजिए। देखिए धान का देश जो है वो हो जाएगा थाईलैंड 3, पैगोंटा का देश म्यांमार 1, रबर का देश मलेशिया 2, पूर्व का द्वार सिंगापुर। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आम्र बौछार है। तो ये आम्र बौछार क्या है? चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, मानसून पूर्वी वर्षा, आम के बाग में कृत्रिम वर्षा। 12 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, मानसूनी पूर्वी वर्षा है। आम्र वर्षा जो मानसून की पूर्व आती है और सबसे अधिक ये कर्नाटक केरल वाले क्षेत्रों में होती है जो है। इससे क्या होता है कि जो आम होता है वो पक जाता है जल्दी से, इसीलिए इसे आम्र बौछार बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी सूची मिलाना है। आइए, एक तरफ जनजाति है, एक तरफ राज्य है, तो आइए मिलाते हैं इसको। एक तरफ है मुंडा तमिलनाडु, टोंडा मध्य प्रदेश, खासी झारखंड, गोंड मेघालय। तो आइए इसको मिलाते हैं। देखिए सबसे पहले मुंडा झारखंड हो जाएगा, मुंडा झारखंड हो जाएगा। मुंडा झारखंड 3 मतलब सी। अगला है टोंडा, टोंडा तमिलनाडु हो जाएगा ए। खासी जो है, खासी मेघालय हो जाएगा डी। गोंड जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश बी हो जाएगा, सी डी बी। अच्छा यहाँ 1 2 करके दिया है ना, यहाँ 1 2 करके दिया है तो इसको 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसे 3, इसे 4 मिला लीजिए।
3 1 4 2 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। वायुमंडल की निम्नांकित गैसों में से कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणों कौन अवशोषित करती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन। 14 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं वो है ओजोन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह है ओजोन। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न है टेरारोक्सा मिट्टी में पाई जाती है। टेरारोक्सा मिट्टी में पाई जाती है। ऑप्शन है ब्राज़ील में पाई जाती है यार, दक्षिण अफ्रीका में, चीन में, यूक्रेन में। तो 15 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो जो टेरारोसा मिट्टी है ये ब्राज़ील में पाई जाती है। ब्राज़ील में ये पराना और साओ पालो इन दोनों के क्षेत्रों में पाई जाती है। पराना और साओ पालो ब्राज़ील में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर। मेघालय की गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित हैं। अब किससे संबंधित है? ऑप्शन है हिमालय श्रेणी से, अरावली श्रेणी से, प्रायद्वीपीय पठार से, अराकान एमा श्रेणी से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो मेघालय गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित हैं। किससे? प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उपर्युक्त सभी। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सब जगह ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इनको जो आवश्यकता होती है वर्षा की वो 200 से 250 सेंटीमीटर होती है और यहाँ का तापमान जो है वो 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादित करने वाला राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक रबर कौन उत्पादन करता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, केरल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी केरल। केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 19। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ऑप्शन है उष्ण, शीतोष्ण, उष्णार्द्र, उष्ण शुष्क। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी शीतोष्ण। चावल शीतोष्ण जलवायु का पौधा है।
अच्छा, अगर पूछा जाए कि चावल की जो कृषि है वो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी चिंगजियांग डेल्टा से। चिंगजियांग डेल्टा से हुई थी सबसे पहले, यहीं से स्टार्ट हुआ था चावल की कृषि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? ऑप्शन है थॉर्नथ्वेट, कोपेन, स्टाम्प, त्रिवार्था। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है कोपेन ने बोले थे। कौन बोले थे? कोपेन। अगला प्रश्न है किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसके बारे में पीछे भी चर्चा किया हूँ। यह है पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह को जल ग्रह या नीला ग्रह कहते हैं। शुक्र सबसे गर्म है और इसे भोर का तारा, शाम का तारा बोला जाता है। मंगल ग्रह लाल ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है रबड़, रोजवुड, ताड़ एवं महोगनी वृक्ष निम्न में से किस एक से संबंधित है? जो रबड़, रोजवुड, ताड़, महोगनी किससे संबंधित है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसून वनों से, पतझड़ वनों से, टैगा वनों से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। 22 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आइसोटीम का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया? आइसोटीम का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया? ऑप्शन है जॉर्ज रेनर, वान थ्यूनेन, वाल्टर इजार्ड, अल्फ्रेड वेबर। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड वेबर ने किया था। आइसोटीम का प्रयोग अल्फ्रेड वेबर ने किया था। अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक का स्थानीयकरण सिद्धांत था। औद्योगिकरण स्थानीय सिद्धांत ये वेबर का था। न्यूनतम परिवहन लागत इसी को बोलते हैं। अगला है भारत में प्रधान वन उत्पाद हैं। तो भारत में प्रधान वन उत्पाद हैं। ऑप्शन है बेत उत्पाद, रेजिन, इमारत की लकड़ी, ईंधन की लकड़ी। 24 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत में प्रधान वन उत्पाद हैं इमारत की लकड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है चीनी विद्वानों, भारतीय विद्वानों, मिस्र विद्वानों, यूनानी विद्वानों। इसका सही ऑप्शन है जो अक्षांश देशांतरों का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था वो यूनानी विद्वानों द्वारा किया गया था। यूनानी विद्वानों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है
गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो गंगा का डेल्टा किस प्रकार का है? ऑप्शन है पंजाकार डेल्टा, ज्वार नदमुख डेल्टा, चापाकार डेल्टा, रुंडी डेल्टा। तो इसका सही ऑप्शन है चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा जो है गंगा का उदाहरण है। ज्वार नदी डेल्टा ये नर्मदा ताप्ती है। पंजीकार ये मिसिसिपी है, मिसिसिपी। रुंडी रियो ग्रांडे बनाती है, रियो ग्रांडे। हो गए सबके बारे में चर्चा, अच्छे से देख लीजिएगा, चाहे जो पूछ लेगा लगा सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। विषुवत-रेखी पेटी में दक्षिणी थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में किस जाति के लोग रहते हैं? विषुवत-रेखी पेटी में दक्षिणी थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में किस जाति के लोग रहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है सेमांग जाति, सकाई जाति, सेमोयेड्स जाति, यह है चुकची जाति। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 27 का प्रश्न है, थाईलैंड के बारे में पूछ रहा है, थाईलैंड की और मलाया के। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सेमांग। सेमांग जाति जो है ये दक्षिणी थाईलैंड और मलाया प्रायद्वीप पहाड़ियों में की है जो है। और बात अगर करें सेमोयेड्स चुकची की, तो ये जो हैं ये टुंड्रा क्षेत्रों के टुंड्रा क्षेत्रों में जो है एशियाई क्षेत्रों में रहते हैं। जो ये सकाई है ये मलाया प्रायद्वीप पे रहते हैं। सकाई जो हैं ये मलाया प्रायद्वीप के घने जंगलों में रहते हैं। और इसका सही ऑप्शन जो है वो सेमांग है। जो इग्नू जनजाति है उसी की ये सब जो है उपजाति हैं, उप जनजाति ये सब है सेमोड्स और चुकची इग्नू की। अगला प्रश्न है कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। 28 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है कोझिकोड बंदरगाह ये केरल में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन है एलिफेंटा, न्यूमोर, रामेश्वरम, लक्षद्वीप। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रामेश्वरम जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये एलिफेंटा जो है ये दर्रा है, ये श्रीलंका में, ये श्रीलंका में एक दर्रा है एलिफेंटा। न्यूमोर गंगा के मुहाने पे है और ये पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई है?
विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है 840, 900, 950, 925। नहीं दिख रहा होगा तो इसका है 840, 950, 900, यह 925। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 840। 840। क्यों इस पे ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ? क्योंकि ये प्रश्न पूछता है बहुत तगड़े से। और अगर पूछ दे कि महासागरीय खंड की गहराई कितनी होती है, महासागर की औसत गहराई, महासागर की औसत गहराई अगर पूछ ले तो कितनी होती है? ये होती है 3800 मीटर। ये भी पूछता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आटाकामा का मरुस्थल स्थित है। तो आटाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, यह है एशिया में, दक्षिण अमेरिका में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? आटाकामा का मरुस्थल जो है ये दक्षिण अमेरिका में। कहाँ में है? दक्षिण अमेरिका में आटाकामा का मरुस्थल। कालाहारी अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी। ये भी पूछता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 है विषुवत रेखा के निकट स्थित विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। ऑप्शन है 12 घंटा, 24 घंटा, 12 घंटा 26 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 12 घंटे 26 मिनट। ऑप्शन ए सही है, 12 घंटे 26 मिनट। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? तो कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। 33 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? तो वो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री, 15 डिग्री और 10 और 15 डिग्री नॉर्थ के बीच, 15 और 20 डिग्री नॉर्थ के बीच, 20 और 25 डिग्री नॉर्थ के बीच। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 34 नंबर का प्रश्न। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 15 से 20 डिग्री नॉर्थ के बीच उच्च लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो
किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? ऑप्शन है एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। 35 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप में जो है वो जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। जब रेत की आपूर्ति कम हो और हवा की दिशा स्थिर हो तब कौन से ड्यून्स मतलब रेत के टीले का विकास होता है? जब रेत की आपूर्ति कम हो और हवा की दिशा स्थिर हो तब कौन से ड्यून्स या रेत के टीले का विकास होता है? ऑप्शन है अनुदैर्ध्य रेत का टीला, बरखान, शेप्स, अनुवृत्त आकार के टीले। 36 नंबर का प्रश्न है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य रेत का टीला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हवा की अधिकतम गति कहाँ पाई जाती है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हवा की अधिकतम गति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है तूफान के केंद्र में, बाहरी संवहनी बैंड, केंद्र की चारों ओर, वर्षा बैंड। 37 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र की चारों ओर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हवा की अधिकतम गति केंद्र की चारों ओर पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। निम्न में से कौन सा एक जैव जनित सागरी अवसाद है? तो जैव जनित सागरी अवसाद कौन सा है? ऑप्शन है नीली पंख, डायटम ऊर्ज, जिप्सम, फास्फेट। 38 नंबर का प्रश्न है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डायटम ऊर्ज। जैव जनित सागरी अवसाद डायटम ऊर्ज है। अगला प्रश्न अगर देखें ऑप्शन नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के निकट तथा जाति दृष्टि से चीन से संबंधित है? फिर सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के निकट है तथा जाति दृष्टि से चीन से संबंधित है? ऑप्शन है मध्य एशिया, पोलिनेशियाई, मंगोलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। 39 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व एशिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, 40 है प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन एक जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? इसमें कौन सा संकेतक नहीं है? ऑप्शन है ड्यूरी क्रस्ट, इवेपोराइट्स, वृक्ष वलय, प्रस्तर वलय। 40 नंबर का प्रश्न सही ऑप्शन कौन सा है? तो ये प्रस्तर वलय, ये जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है, प्रस्तर वलय। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। जो है एक तरफ लौह एवं इस्पात संयंत्र है, एक तरफ नदी तट पर अवस्थित है। तो इसमें कौन कौन सा है देखिए, लौह इस्पात इधर नदी तट, राउरकेला, स्वर्णरेखा नदी, टाटा, दामोदर, विश्वेश्वरैया, ब्राह्मणी, बोकारो, भद्रावती। तो आइए इसका मिलान कर लेते हैं। जो है राउरकेला जो है ये ब्राह्मणी नदी पर है। 3 टाटा जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर। 1 विश्वेश्वरैया जो है ये भद्रावती नदी पर। बोकारो जो है ये दामोदर। 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए सही है, आप लोग देख लीजिएगा उसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है यह एक कार्यशील इकाई होता है,
यह एक वन तंत्र है। यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। तो 42 नंबर का प्रश्न का सही ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सही नहीं है। यह एक वन तंत्र है, ये गलत है क्योंकि ये एक खुला तंत्र होता है। ठीक, ये खुला तंत्र होता है, बाकी सब इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो प्रभाव नहीं है। तो इसमें कौन सा एल नीनो प्रभाव नहीं है। ऑप्शन है भारत में सूखा, इंडोनेशिया में सूखा, पेरू तट पर भारी वर्षा, इंडोनेशिया में बाढ़। तो इनमें कौन सा सही नहीं है 43 नंबर में। यह है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया में बाढ़। ये गलत है। और एल नीनो के प्रभाव से भारत में सूखा, इंडोनेशिया में सूखा और पेरू तट पर भारी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति का अवतलन सिद्धांत किसने दिया। तो ये अवतलन सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन है मरे, डेली, डेविस, डार्विन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो ये डार्विन का अवतलन सिद्धांत, डार्विन का अवतलन सिद्धांत। मरे का अगर बात करें तो इनका है स्थिर स्थल सिद्धांत। स्थिर स्थल सिद्धांत ये मर्रे का है। डेविस का अपवर्तन चक्र है। डेविस का अपवर्तन चक्र बहुत फेमस है। अगर बात करें डेली का तो इनका हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है। देखिए जहाँ चर्चा करने वाली है वहाँ तो मैं कर दे रहा हूँ, जहाँ सिर्फ फैक्ट है वहाँ पे मैं आंसर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है डेली का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित सागरी जीव कटिबंधों में से किसे प्रकाशित मंडल भी कहा जाता है। निम्नलिखित सागरीय जीव कटिबंधों में से किसे प्रकाशित मंडल भी कहा जाता है। ऑप्शन है हेउल पैलेजोइक जीव कटिबंध, ईपी पैलेजिक जीव कटिबंध, मेसो पैलेजिक जीव कटिबंध, बेथो पैलेजिक जीव कटिबंध। 45 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ईपी पैलेजिक जीव कटिबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46। जैविक विविधता हॉटस्पॉट संबंधित नहीं है। तो हॉटस्पॉट किससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन है हिमालय से, पश्चिमी घाट से, उत्तर पूर्व से, विंध्यन से। 46 नंबर का प्रश्न है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, विंध्यन से। जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है ये विंध्यन संबंधित नहीं है, बाकी हिमालय से संबंधित है, पश्चिमी घाट से, उत्तर पूर्वी से क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 में है निम्नलिखित में से किस देश में परंपरागत मानव अधिवास को कंपुंग कहा जाता है। मानव अधिवास को कंपुंग कहा जाता है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड। 47 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 47 में बी, मलेशिया में जो है अधिवास को कंपुंग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना है। तो मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना है। ऑप्शन है शिकागो पीठ, बर्कल पीठ, फ्रेंच पीठ,
जर्मन पीट। तो इसका सही ऑप्शन है शिकागो पीट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। आर्द्र मानसून की अरब सागरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। तो ये बंगाल खाड़ी की शाखा से कहाँ से मिलती है आर्द्र मानसून की अरब सागर शाखा? ऑप्शन है मालवा का पठार, सतपुड़ा पठार, शिलांग पठार, छोटा नागपुर पठार। 49 नंबर का प्रश्न, इसका सही ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। 50 नंबर का प्रश्न है कूट वाले प्रश्न हैं। आइए इसका मिलान करते हैं कूट वाले प्रश्नों को, कौन कौन किस में मिलेगा जो है। देखिए एक और परियोजना है, दूसरी तरफ नदी। तो परियोजना नदी को मिलाते हैं। पोचमपात कृष्णा, नागार्जुन बराकर, नांगलबाद गोदावरी, मैथानबाद सतलज। तो इसका पहले मिलान कीजिए। देखिए पोचमपात जो है ये गोदावरी पर है, ये गोदावरी पर है 3। नागार्जुन कृष्णा पर है 1। नांगल जो है ये सतलज पर है 4। मैथान जो है ये बराकर पर है। तो 3 1 4 2। ठीक, यहाँ से मिला लीजिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51। जेट स्ट्रीम का अधिकतम औसत वेग पाया जाता है। तो जेट स्ट्रीम का औसत वेग अधिकतम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी के ऊपर, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के ऊपर, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर। 51 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर जेट स्ट्रीम का अधिकतम वेग पाया जाता है। और ये किस समय होता है? तो शीत में होता है। शीत में इसका वेग सबसे अधिक होता है, ग्रीष्म में कम होता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, इसको याद करके रखिएगा। जो एक प्रश्न और जेट स्ट्रीम में पूछता है, ये कितनी ऊंचाई पे चलती है? तो 9 से 12 किलोमीटर। और ये पछुआ पवन के पछुआ पवन का अनुसरण करती है। चलिए अगला देखते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विश्व का व्यस्ततम महासागरीय व्यापार मार्ग है? विश्व का व्यस्ततम महासागरीय व्यापार मार्ग। ऑप्शन है केप मार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, उत्तरी प्रशांत मार्ग, स्वेज नहर मार्ग। 52 का सही ऑप्शन है इसका है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ये सबसे व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से किस बायोम में शीतानुकूलित प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन है आर्कटिक टुंड्रा बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, भूमध्य रेखीय बायोम, मरुस्थलीय बायोम। 53 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक टुंड्रा बायोम। इसमें शीतानुकूलित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भूगोल एक क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है। ऑप्शन निम्नलिखित में से इसकी व्याख्या की है, कौन किया है? भूगोल एक क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है। ऑप्शन है रिचर्ड हार्टसॉन, हेटनर, टालमी, वेगनर। 54 नंबर में सही कौन सा है? तो इसका सही है ये हेटनर का, बहुत फेमस है ये हेटनर का भूगोल एक क्षेत्र विवरणीय
विज्ञान है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? इसमें कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ऑप्शन है अगुलहास धारा, बेंगुला धारा, हम्बोल्ट धारा, कनारी धारा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 55 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अगुलहास जो है ये ठंडी धारा नहीं है, ये गर्म धारा, बाकी सब ठंडी धारा। प्रश्न नंबर 56 की अगर बात करें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWH दर्शाता है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में BWH दर्शाता है शीत मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल, उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल। अच्छा, ये 2 बार रख दिया है ऑप्शन में। शीत मध्य अक्षांशीय स्टेपी। तो 56 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा जो है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो है उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल। मतलब दोनों एक ही रखा है, यही सही है। अगला है 57 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पंजा डेल्टा का उदाहरण है? अभी मैं पीछे भी इसके बारे में चर्चा किया था। पंजा डेल्टा का उदाहरण कौन सा है? 57 नंबर का प्रश्न है। इसका सही है ऑप्शन पहले है नाइजीरिया डेल्टा, वान झील, लापनोर झील, कोहाना झील। अच्छा, यहाँ पे झील दिया है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वान झील। 57 का बी ऑप्शन वान झील हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च पारिस्थितिकी उत्पादन का प्रदेश है? तो कौन सा उच्च पारिस्थितिकी उत्पादन का प्रदेश है? मरुस्थल, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश, घास के मैदान, आर्कटिक के हिममंडित क्षेत्र। 58 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश। अगला प्रश्न है 59। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है बायोम, इकोटोन, बायोटोप, उनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है इकोटोन। बहुत पूछता है, इसको याद करके रखिएगा, इकोटोन पूछता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवासों का कार्य है? तो इसमें कौन सा ग्रामीण अधिवासों का कार्य है? ऑप्शन है वानिकी एवं खनन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। वानिकी एवं खनन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, आखेट, पशुचारण, लकड़ी काटना, ये सब इन्हीं लोगों का काम है। तो ये रहा आज का प्रश्न कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।